हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सब्जेक्ट, जिसमें हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं ऑडी एल्ट्रम पार्टम का, जिसका मतलब होता है हियर द अदर साइड। सो ऑडी एल्ट्रम पार्टम जो होता है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है वो मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा, वो लेक्चर नहीं देखा, स्टूडेंट्स आप वो लेक्चर देखिए, ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। सो इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं ऑडी एल्ट्रम पार्टम, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। मेरा नाम है पंकज। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो ऑडी एल्ट्रम पार्टम का जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ फेयरनेस। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ फेयरनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी एल्ट्रम पार्टम, ये आपका एक लेटिन मैक्सिम है, जिसका मतलब होता है हियर दी अदर साइड, मतलब अदर साइड को भी सुनना चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल पिलर माना जाता है। इट इंश्योर्स दैट नो पर्सन इज कंडेम्ड विदाउट अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को हम कंडेम नहीं कर सकते बिना उसको अपॉर्चुनिटी दिए कि वो अपने केस को भी हमारे सामने प्रेजेंट कर सकता है। मतलब एक फेयरनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, एक इक्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। दिस प्रिंसिपल ऑफ natural justice is a crucial in administrative, civil, criminal, and preventive arbitrary decisions and upholding the fairness and justice। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें एक बहुत ही क्रूशियल प्रिंसिपल भी माना गया है। और ये बेसिकली हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आर्बिट्ररी डिसीजंस गिवन बाय द अथॉरिटीज, and this concept also uphold the principle of fairness and justice। ठीक है। The right to be heard is an essential safeguard against unfair administrative and judicial decisions। right to heard, सुनने का हक सबको होना चाहिए। जब भी कोई अथॉरिटी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या फिर कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी डिसीजन दे रही है, सो दोनों पार्टी को सुनना ज़रूरी होता है। ठीक है। कोर्ट्स इन इंडिया एंड इंग्लैंड हैव emphasized द प्रिंसिपल इन न्यूमरस लैंडमार्क केसेस एंड reinforcing इट्स रोल इन इंश्योरिंग ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। इंडियन जुडिशरी और इंग्लैंड की जुडिशरी ने अपने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में रूल ऑफ फेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है आपका ऑडी एल्ट्रम पार्टम, इसको अपने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में बताया। और साथ ही साथ प्रोसीजरल फेयरनेस, मतलब प्रोसीजर जो होता है, कोर्ट्स की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके अंदर फेयरनेस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, उसको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। एंड प्रॉपर ड्यू प्रोसेस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है और इसका स्कोप क्या है ऑडी एल्ट्रम पार्टम का। सो द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी एल्ट्रम पार्टम इंक्लूड सेवरल एसेंशियल कंपोनेंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, जैसे कि नोटिस, अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट अ केस, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशंस एंड रीजन डिसीजंस। पहला है आपका नोटिस। नोटिस का मतलब है कि द अफेक्टेड पार्टी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द केस अगेन देम। मतलब सपोज अगर मैं एक पार्टी हूँ और आप एक पार्टी हैं, ठीक है। सो अगर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कोई भी एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो उस डॉक्यूमेंट की कॉपी एक आपको भी प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ जितनी भी सारी प्रोसीजर की चीज़ें होंगी, वो सब आपको बताया जाएगा।
ठीक है। अच्छा, एंड सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर लिया गया है, सो कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको उस ऑफेंस के बारे में बताए एंड आपको ये कहे कि आपके अगेंस्ट में हम प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ द नोटिस। नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट अ केस। द पार्टी शुड हैव अ चांस टू रिस्पॉन्ड एंड प्रेजेंट एविडेंस। यस, हर पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सकता है। केस को प्रेजेंट करने का मतलब उससे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, कनेक्टेड एविडेंसेस, ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा, है ना, वो सब कोर्ट के समक्ष रख सकता है। नेक्स्ट है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट सभी पार्टीज़ को बराबर तरीके से दिया जाता है, और अगर कोई भी पार्टी के पास में लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सो कोर्ट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराए फ्रॉम द लीगल एड। नेक्स्ट है रीज़न डिसीजन। जो भी डिसीजन दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से वो आपका जस्टिफाइड होना चाहिए, प्रॉपर रीज़न होना चाहिए उसका, ठीक है। एंड वो रीज़न कोर्ट्स के जो मैटर है, उस मैटर के अंदर जो लॉयर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए होंगे, उन आर्ग्यूमेंट्स के बनाम पे एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन को दिया जाता है, और वो डिसीजन हमेशा रीज़न बेस्ड होगा। एंड अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जज या कोई भी कोर्ट अथॉरिटी या कोई भी पर्सन इन चारों प्रिंसिपल्स को फुलफिल नहीं कर रहा, प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो नहीं कर रहे, सो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस सम इंग्लिश केस लॉज ऑन ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो पहला केस है बच्चों आपका रिज वर्सेस बाल्डविन का। ये 1963 का केस है। इन दिस लैंडमार्क केस द हाउस ऑफ लॉर्ड रूल्ड दैट देयर should be a dismissal of a chief constable of Brighton without giving him an opportunity to present his defense was void। मतलब एक कांस्टेबल को डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, और उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सके। सो ये कंप्लीट वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, जो कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम का है। नेक्स्ट, कोर्ट हेल्ड दैट इवन administrative bodies must follow the natural justice principle. This case significantly reinforced the right to be heard, particularly in the administrative decisions affecting the individual's right। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट टू हर्ड के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन था उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, बिकॉज वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर रहा है और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट केस लॉ है स्टूडेंट्स कॉपर वर्सेस वैंड्सवर्थ बोर्ड ऑफ वर्क्स 1863। इस केस में क्या हुआ था, द प्लेंटिफ हाउस वॉज डिमोलिश्ड बाय द बोर्ड विदाउट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। प्लेंटिफ का हाउस जो था वो बुलडोजर से उसको गिरा दिया गया बोर्ड के द्वारा, एंड उस प्लेंटिफ को अपॉर्चुनिटी तक नहीं दी कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सके। नाउ व्हाट कोर्ट सेड, द ऑनरेबल कोर्ट रूल्ड दैट इवन इफ अ स्टैट्यूट डज नॉट एक्सप्लिसिटली provide for a hearing, natural justice demands that an affected person should be given an opportunity to present their case। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई स्टैट्यूट है यहाँ पर प्रेजेंट जो कि प्रॉपर हियरिंग के लिए प्रोविज़न नहीं रखता, तब भी हमारा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो होगा वो हर इंसान को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि वो अपने केस को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकता है। दिस केस सेट एन अर्ली प्रेसिडेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर हम ऑडी अल्ट्रम पार्टम के कॉन्सेप्ट को निखारते हैं। थर्ड केस लॉ है स्टूडेंट्स आपका आर वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, 1723 का जजमेंट है। इस का जजमेंट में क्या हुआ, इस कहानी में क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था, उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया एंड उसको रीज़न भी नहीं बताया गया
कि हम तुमको एक्सपेल कर रहे हैं और तुम अपना जो है अपना जस्टिफिकेशन हमको दो कि हम तुमको एक्सपेल क्यों ना करें। सो यहाँ पर बच्चे को उसका बात कहने का मौका ही नहीं मिला। द कोर्ट ruled that this was a violation of natural justice and reinforced the idea that even educational institution must grant individuals the right to be heard before making adverse decisions। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के स्कोप को और बढ़ाते हुए यहाँ पर कोर्ट ने ऐसा माना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी राइट टू हर्ड का कॉन्सेप्ट इन्फोर्स कराना चाहिए हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, जहाँ पर वो अपने कुछ डिसीजंस बना रही हैं, कुछ एडवर्स डिसीजंस ले रही हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, इंडियन केस लॉज। कुछ अब इंडियन केस लॉज पढ़ लेते हैं। पहला है आपका AK कराई पाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1969 का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था बच्चों। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में हमको देखने के लिए मिलता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अलावा भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर क्या हुआ था, द सिलेक्शन कमिटी विच हैव अ बाइज्ड मेंबर हैड failed to hear the affected candidate properly. The court held that absence of fair hearing vitiated the selection process। यहाँ पर क्या हुआ था कि सिलेक्शन कमेटी में एक मेंबर जो था वो बाइज्ड था, ठीक है, एंड उसने कैंडिडेट को प्रॉपर तरीके से सुना नहीं। मतलब एक कमेटी थी कंप्लीट, ठीक है, उस कमेटी का एक मेंबर था, वो उस कैंडिडेट से बाइज्ड था। सो यहाँ पर कंप्लीट कमेटी ने उस कैंडिडेट को सुनने से मना कर दिया। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ फेयर हियरिंग थी, जो कि वायलेशन है ऑडी अल्ट्रम पार्टम का। नेक्स्ट है आपका मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978। ये तो बहुत ही फेमस केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ था, दैट द गवर्नमेंट इम्पाउंडेड द मनेका गांधीज पासपोर्ट विदाउट प्रोवाइडिंग हर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। मनेका गांधी का यहाँ पर पासपोर्ट को इम्पाउंड कर लिया गया और उसको अपॉर्चुनिटी तक ना दी कि वो भी अपनी कुछ बात कह सके। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि ये डिसीजन जो था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इस चीज़ की गवाही बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। एंड जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो आर्टिकल 21 तक भी अपना स्कोप फैला सकता है। सो यहाँ पर ऑडी अल्ट्रम पार्टम का कॉन्सेप्ट को हम दोबारा इस्टेब्लिश करते हैं एंड ड्यू प्रोसेस का एक एसेंशियल कंपोनेंट भी हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका DK यादव वर्सेस JMA इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1993 का जजमेंट। इसमें क्या हुआ था कि जो पेटिशनर था उसको उसकी जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया एंड जॉब से टर्मिनेशन के बाद उस पेटिशनर को अपॉर्चुनिटी तक नहीं दी कि वो अपना कुछ क्लेरिफिकेशन या अपना कुछ जस्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ के सामने रख सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना 1993 में कि टर्मिनेशन जो किया वो एक अलग कहानी थी, बट विदाउट फेयर हियरिंग ऑफ द पिटिशनर वो इलीगल था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। सो यहाँ पर राइट टू हर्ड का जो कॉन्सेप्ट होगा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में भी एक्सटेंड करेंगे हम। नेक्स्ट, ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 1985। ये भी बहुत एक फेमस जजमेंट है। इस कहानी में क्या हुआ कि जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था वो डिसाइड करती है कि जो स्लम एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनको खाली करवा देना चाहिए, उनको उन एरिया से खाली करवा देना चाहिए। एंड यहाँ पर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन लोगों को सुनने तक का मौका नहीं दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि जो भी एविक्शन किया गया, ठीक है, वो पार्टीज़ को अफेक्ट तो करता है, ठीक है, प्लस उन पार्टीज़ को हियरिंग का राइट भी नहीं दिया गया, जो कि कंप्लीट वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। सो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट के अंदर एक इनफॉर्मल सेटलमेंट्स भी प्रोवाइड करी एंड साथ ही साथ प्रोसीजरल फेयरनेस को इस्टेब्लिश करा था।
और ये भी बताया कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, चलिए अब तक के इस सेशन के अंदर हमने ऐसा पढ़ा कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड अब हम पढ़ेंगे ऑडी अल्ट्रम पार्टम के कुछ एक्सेप्शंस। ठीक है, वैसे तो देखो राइट टू हर्ड आपका फंडामेंटल होता है, वो तो बिल्कुल नेसेसरी है, लेकिन ऑडी अल्ट्रम पार्टम के भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहाँ पर आपका ये राइट छीन लिया जाएगा। पहला है एमरजेंसी सिचुएशंस। सो एमरजेंसी सिचुएशंस जैसे कि पब्लिक सेफ्टी का अगर कोई मामला है तो अथॉरिटीज़ यहाँ पर बिना राइट टू हर्ड प्रोवाइड करे अरेस्ट कर सकती है। दूसरा लेजिस्लेटिव एक्शंस। लेजिस्लेटिव एक्शंस जैसे कि लॉ बना देना। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम ही लॉ बनाना है एंड वो अपने लॉ मेकिंग पावर को एक्सरसाइज कर रही है। सो वो पूछ पूछ के लॉ नहीं बनाएगी। ठीक है, वो लॉ बना देगी एंड देन उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तब बाकी सारे फैक्टर्स का इवैल्यूएशन होगा एंड तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बैठेगी एंड जो भी क्लॉज या जो भी सेक्शन, जो भी प्रोविज़न किसी भी राइट्स का वायलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। यस, जो नेशनल सिक्योरिटीज़ के जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हो सकते हैं उसमें अथॉरिटीज़ के पास में ये पावर है कि वो हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। राइट टू हर्ड वहाँ पर आप नहीं डाल सकते। नेक्स्ट इम्प्रैक्टिकलिटी। सो उस कॉन्सेप्ट में क्या कि अगर इफ़ ग्रांटिंग अ हियरिंग इज़ इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू द शीर नंबर ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन के अंदर वो फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू एंड इम्पैक्ट। जुडिशियल रिव्यू क्या हो सकता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम का? कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली held that any decisions made in the violation of ऑडी अल्ट्रम पार्टम is void। जो भी डिसीजन, जो भी ऑर्डर ऑडी अल्ट्रम पार्टम को वायलेट करेगा वो आपका यहाँ पर वॉइड कहलाया जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत अगर कोई भी अथॉरिटीज़ किसी भी राइट्स का वायलेशन कर रही है, राइट टू हर्ड जैसे कॉन्सेप्ट को वायलेशन कर रही है, सो वो वायलेशन कर रही है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। सो सारी अथॉरिटीज़ को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है, उसको इंश्योर करना है कि किसी भी पर्सन की राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया गया। कोर्ट्स कैन क्वैश द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डिसीजंस वेयर द प्रोसीजरल फेयरनेस हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। कोर्ट्स जो होंगी, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिसीजंस को क्वाश कर सकती हैं अगर प्रॉपर फेयरनेस प्रोवाइड नहीं कराई गई। सो कंक्लूजन में हम इतना जान सकते हैं, पूरे लेक्चर के कंक्लूड करें तो हम ये समझेंगे कि जो ऑडी अल्ट्रम पार्टम का जो प्रिंसिपल होता है स्टूडेंट्स, वो आपका सिर्फ जस्टिस और आपका फेयरनेस प्रोवाइड कराता है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द जुडिशियल डिसीजंस। आपके इंग्लिश कॉमन लॉज और इंडियन लॉज भी इस प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए सभी इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर हैं इसके, लेकिन मैक्सिमम इस प्रिंसिपल का काम क्या है? रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करना और जितने भी सारी के सारी प्रोसीजरल डिस्पैरिटीज़ हैं लॉ के अंदर उनको अवॉइड करके कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश कर देना। सो आज के इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। मिलेंगे अगले सेशन में और पढ़ेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड अच्छे से पढ़िए।